अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से आज दो बड़ी अहम पेशरफ सामने आई हैं। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार कमबैक किया है। पाकिस्तान को 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के पहले मैच में सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त हुई थी, लेकिन आज होने वाले दूसरे मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को एकतरफा मुकाबले के बाद हरा दिया है। ये 7 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में कौमी टीम की वनडे फॉर्मेट में पहली कामयाबी है। मुकाबले में पाकिस्तान के बॉलर्स और बैटर्स दोनों ने शानदार कारकर्दगी दिखाई है। पहले पाकिस्तानी बॉलर्स ने हारिस रऊफ की शानदार बॉलिंग की बदौलत ऑस्ट्रेलियन टीम को सिर्फ 163 रन पर पवेलियन भेज दिया। हारिस रऊफ ने सिर्फ 29 रन देकर 5 विकेटें हासिल की, जबकि शाहीन शाह अफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में पाकिस्तानी ओपनर्स साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की शानदार बैटिंग की बदौलत पाकिस्तान ने 164 रन का हदफ सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। साइम अयूब ने 82 और अब्दुल्ला शफीक ने 64 रन बनाए। और दूसरी जानिब अगले साल पाकिस्तान में होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक अहम खबर सामने आई है। भारतीय मीडिया ने दावा कर दिया है कि भारतीय क्रिकेट टीम इस अहम इवेंट के लिए पाकिस्तान नहीं आएगी। और भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय बोर्ड ने अपने इस फैसले से पीसीबी को भी आगाह कर दिया है। भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एक जरिए ने बताया है कि भारत अगले साल होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपने इस फैसले से मुतालिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी आगाह कर दिया है। भारतीय बोर्ड ने सिक्योरिटी खदशात को अपनी अदम शिरकत की वजह करार दिया है और कहा है कि वो अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलना चाहते हैं। जराये के मुताबिक बीसीसीआई का पाकिस्तान जाने से मुतालिक यह मौक़िफ़ भारतीय हुकूमत से मुशावरत के बाद सामने आया है। जबकि इस खबर पर रद्दअमल देते हुए आज चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि हमारी भारत से हाइब्रिड मॉडल पर कोई बात नहीं हुई है और ना ही भारतीय बोर्ड ने हमें टीम ना भेजने के हवाले से अब तक तहरीरी तौर पर आगाह किया है। अगर भारतीय टीम के ना आने का तहरीरी तौर पर बताया गया तो वो हुकूमत के पास जाएंगे और फिर इस पर फैसला करेंगे। इंडियन मीडिया पे खबरें आ रही हैं कि इंडियन टीम नहीं आ रही। हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है कि अगर कोई ऐसी चीज़ होगी और इन राइटिंग वो हमें देंगे, एक तो हमें काबिल कबूल भी वही होगा कि हमें वो इन राइटिंग दें अगर किसी को कोई इतराज़ है। दूसरे नंबर पर हमारे से आज के दिन तक इस वक्त तक कोई हाइब्रिड मॉडल पे ना बात हुई है, ना हम उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई इन राइटिंग आएगी तो मैं इमीडिएटली आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा और मैं गवर्नमेंट के साथ भी शेयर करूँगा और उसके बाद जो फैसला करना होगा करें। हम आज भी चाहते हैं कि क्रिकेट सियासत से साफ हो। कोई भी खेल दुनिया में हो उसमें इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जबकि इससे पहले सहाफ़ी सलीम खालिक की खबर के मुताबिक पीसीबी ने भारत को चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के हवाले से एक वाज़ेह पैगाम भेजा है, जिसमें पीसीबी ने भारतीय बोर्ड से हाँ या ना की सूरत में तहरीरी जवाब की दरख्वास्त की है। इस हवाले से पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर दुबई में आईसीसी के हुक्काम के साथ मुसलसल बातचीत में मसरूफ़ हैं। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी इन मुज़ाकरात में शिरकत की थी, जो इवेंट के शेड्यूल को हतमी शक्ल देने के लिए अहम है। आमतौर पर आईसीसी बड़े टूर्नामेंट्स का शेड्यूल 3 माह पहले जारी करता है और तवक्को की जा रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल 10 से 12 नवंबर के दरमियान सामने आएगा। वाज़ेह रहे कि 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में मुनक़िद होनी है और इवेंट के मैचेस कराची, लाहौर और रावलपिंडी में होने हैं। ये टूर्नामेंट तकरीबन 29 साल बाद पाकिस्तान में होने वाला पहला आईसीसी इवेंट होगा। इससे पहले 1996 में पाकिस्तान ने भारत और श्रीलंका के साथ आईसीसी वर्ल्ड कप की मुश्तरका मेज़बानी की थी। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की शिरकत शुरू से ही गैर यकीनी का शिकार थी। ताहम गुज़िश्ता माह इस्लामाबाद में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की शिरकत के बाद ये उम्मीद पैदा हो गई थी कि शायद भारतीय टीम आईसीसी के इस अहम टूर्नामेंट में शिरकत करने के लिए पाकिस्तान आएगी। और एससीओ कॉन्फ्रेंस के अख्तितामी दिन होने वाले लंच के बाद यह खबर भी सामने आई थी कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की भारतीय वज़ीर ख़ारजा से भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजने पर भी बात हुई है। ताहम भारत ने इन खबरों की तरदीद कर दी थी, लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। यानी भारत की हठधर्मी की वजह से ये अहम इवेंट भी सियासत की नज़र होने का खदशा पैदा हो गया। और ये पहली बार नहीं है कि जब भारतीय बोर्ड ने इस रवैये का मुजाहरा किया हो। इससे पहले गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में होने वाला एशिया कप भी भारत के इसी रवैये की वजह से हाइब्रिड मॉडल पर खेला गया था। यानी भारत के पाकिस्तान में शेड्यूल्ड मैचेस श्रीलंका मुंतकिल हो गए थे। एशिया कप गुज़िश्ता साल 30 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक पाकिस्तान में शेड्यूल्ड था। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपने मैचेस भी श्रीलंका में ही खेले और भारत के फाइनल में पहुंचने की वजह से इवेंट का फाइनल भी श्रीलंका में ही हुआ था। भारत के इस रवैये के पेश नज़र पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी टीम की अक्टूबर 2023 को भारत में होने वाले आईसीसी के मेगा इवेंट यानी वर्ल्ड कप में शिरकत को हुकूमती इजाज़त से मशरूत कर दिया था। और सिलसिले में उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में एक खुसूसी कमेटी भी कायम कर दी गई थी, जिसने बाद में कौमी टीम को भारत जाने की इजाज़त दे दी थी। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम
भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में शरीक हुई और इस शिरकत को अहम करार दिया गया और ये तवक्को की जा रही थी कि आइंदा भारत भी इसी रवैये का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान में होने वाले इवेंट में शरीक होगा, मगर अब भारत का ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता और साबिक टेस्ट क्रिकेटर और कप्तान राशिद लतीफ़। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। विक्रांत साहब, क्या कंफर्म समझा जाए, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी एक्साइटमेंट थी, बहुत फ़ैन हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, इंडियन क्रिकेटर्स के, क्योंकि पाकिस्तान पीसीबी के चेयरमैन कह रहे हैं कि अभी तक ऑफिशियली बताया नहीं है, मगर भारतीय मीडिया में ज़रूर रिपोर्ट हो रहा है। क्या इसको समझा जाए फाइनल है? शाहजेब भाई, मीडिया के जरिए ही ये लड़ाई लड़ी जा रही थी और हकीकत ये है कि आज अगर आप सोच रहे हैं कि 8 नवंबर 2024 को मना किया गया है तो वो गलत है। आई थिंक किसी भी स्टेज पर ऐसा मुझे तो नहीं लगता था कि इंडिया जाएगा, क्योंकि ये बात बीसीसीआई के हाथ में नहीं थी। और टेक्निकली आप जानते हैं कि आईसीसी टूर्नामेंट्स जिस मुल्क में होती हैं भाई उस मुल्क की होती हैं, वहां पर सब जाते हैं। मैं इंडिया पाकिस्तान थोड़ा सा ना हालात डिफरेंट थे और अभी भी मेरा ये मानना है कि शायद ऑफिशियली कम्युनिकेट नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑफिशियली आज कम्युनिकेट कर दिया गया है, बट आप ये कह सकते हैं कि बातें पहुंचा दी गई हैं। कभी कभी कुछ लड़ाई जंग, मैंने जैसे कहा ना, वो मीडिया के जरिए आप लड़ते हैं और बातें पहुंचाई गई हैं। लेकिन अब क्या होगा, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली पूछेगा आईसीसी से कि बताइए क्या करना है, फिर आईसीसी पूछेगा बीसीसीआई से कि बताइए क्या करना है, और उसके बाद क्या होगा कि बीसीसीआई ऑफिशियली पूछेगा इंडियन गवर्नमेंट से। और इंडियन गवर्नमेंट का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, स्टांस नहीं बदला है। अनऑफिशियली इन लोगों की बातें जरूर हुई हैं और बीसीसीआई को ये कम्युनिकेट किया गया था अनऑफिशियली, जैसे कहते हैं बातों में, इंडियन गवर्नमेंट से कि स्टांस में कोई चेंज नहीं है और इंडिया जानता था कि भाई ये प्लेयर्स नहीं जाएंगे। अब जब ये ऑफिशियली पूछा जाएगा इंडियन गवर्नमेंट से कि ये हमारे पास रिटन कम्युनिकेशन है आईसीसी से, तो आप बताइए अब हमें क्या करना है, तो फिर उसके बाद ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट भी तो उसमें आएगा ना। इंडियन गवर्नमेंट के बिना बीसीसीआई नहीं मना कर सकता। बीसीसीआई क्या कह के मना कर सकता है? बीसीसीआई कहेगा ओ जी हमारे प्लेयर्स तो थोड़ा सेफ नहीं महसूस करते, सिक्योरिटी इशू है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहेगा जी बाकी टीमें आई थी। फिर इंडिया कहेगा नहीं नहीं देखिए बाकी टीमों का तो चलो ठीक है, इंडियन प्लेयर्स के साथ सिक्योरिटी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। फिर आईसीसी कहेगा नहीं नहीं ऐसी बात है तो हम तो जी अपनी एक सिक्योरिटी डेलीगेशन भेज देते हैं, वो कह रहे हैं जी सब कुछ ठीक होगा। तो सिक्योरिटी के हवाले से ये चैंपियंस ट्रॉफी मना नहीं होगा, वो एक फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है जहां पर इंडियन गवर्नमेंट ये इनको लिख कर देगा कि नहीं जी हम अपने प्लेयर्स को वहां पर नहीं भेज सकते, उसके बाद फिर आईसीसी भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये मेरा मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने देर की। आई नो कि सफर वही करेंगे और वो ये कहेंगे कि यार हमारे पास तो एक टूर्नामेंट था, आईसीसी ने एलोकेट किया था, हमें क्यों पनिश कर रहे हो। बट हकीकत ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना वो मरीज की तरह हो गया कि आप घर में बीमार बैठे हैं, अरसे से बीमार हैं, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जा रहे थे इस डर से कि यार मुझे 4 तकलीफें निकल आएंगी, मेरे मेडिकल टेस्ट होंगे तो मुझे 4 बीमारियां निकल आएंगी। अगर वो वक्त पर चले गए होते, यानी कि आज जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली चाहता है, आज से 6 महीने पहले करते, 4 महीने पहले करते, 3 महीने पहले करते और वो थोड़ा सा दबाव बनाकर रखते, तो शायद 5% कुछ उम्मीद होती। बट अब इतना लेट हो गया है कि अब आईसीसी कहेगा कि भाई हमने चैंपियंस ट्रॉफी तो कराना है। अब 11 नवंबर 100 दिन वाला जो होता है वो करना ही पड़ेगा उनको, वो शेड्यूल अनाउंस करेंगे। मैंने कल एक वीडियो भी किया था स्पोर्ट्स तक पर, मैंने ट्वीट भी किया था। होगा ये कि 11 तारीख को मोस्ट लाइकली आईसीसी अनाउंस करेगा शेड्यूल होगा जी 19 तारीख को फलाने का मैच है, 20 को ढिमकाने का मैच है, 24 को इसका मैच है, लेकिन कहाँ वो नहीं बोलेगा। अब आईसीसी ने 3 ऑप्शंस पे काम किया हुआ था, ये भी मैंने पिछले महीने बताया था। एक ऑप्शन है कि पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान में होता है जो ओरिजिनल है। दूसरा ऑप्शन था कि हाइब्रिड मॉडल में हो, जहां पर पाकिस्तान में सारे मैचेस हो, इंडिया गेम्स सेमीफाइनल और फाइनल वो दुबई में हो। तीसरा ऑप्शन भी 1 महीना पहले इन्होंने जो टटोला है वो ये है, इन केस ग्राउंडें नहीं बनती, इन केस वक्त पर फलाना नहीं होता, तो क्या सारा का सारा चैंपियंस ट्रॉफी तीसरी कंट्री में जा सकता है, यानी कि साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और दुबई। ये 3 देखे गए थे जो हमारे और आपके टाइम जोन के लिए भी ठीक थे। मेरा ये मानना है कि वो ना एक तरह से झांका है, वो जो तीसरा ऑप्शन है कि पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी क्या बाहर हो सकता है कि नहीं हो सकता, शायद वो प्रेशर टैक्टिक्स है। शायद होगा ये कि तीसरा भी नहीं, पहला भी नहीं, जो सेकंड ऑप्शन अरसे से बात जिसके बारे में चल रही है हाइब्रिड, मोस्ट लाइकली अब वही होगा।
आप राशिद भाई, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस बात को? आपने ज़ाहिर बोर्ड को भी करीब से देखा है, क्रिकेट के मामलात भी जानते हैं, आपको भी लग रहा है क्योंकि आज पीसीबी चेयरमैन ने तो कहा कि हाइब्रिड की तरफ हम नहीं जाएंगे, ये क्या होगा फिर मामला? देखें, बायलैटरल सीरीज हो जाए या एशिया कप हो जाए, उसमें दो कंट्रीज से पूछा जाता है कि इंडिया खेलना चाहता है या नहीं खेलना चाहता। एशिया कप एक दफा 2018 में जो इंडिया में होना था वो दुबई में हुआ, लास्ट एशिया कप पाकिस्तान में होना था वो श्रीलंका में हुआ था, मान लेते हैं। लेकिन ये आईसीसी के इवेंट होते हैं, 2024 से लेके 2031 तक साइंड है साइकिल, पूरा 8 ईयर का जो फाइनेंशियल साइकिल होता है साइन किया जाता है। उसमें तमाम ब्रॉडकास्टर, तमाम स्पॉन्सर साइन करते हैं कि ये टीम पार्टिसिपेट करेंगी चैंपियंस ट्रॉफी में, ये टीम पार्टिसिपेट करेंगी T20 वर्ल्ड कप में, और ये टीम पार्टिसिपेट करेंगी T20 या 50 ओवर्स के टूर्नामेंट में। अगर वो नहीं मानेंगे तो सॉलिड रीजन होनी चाहिए। जिस तरह 1993 में 96 में वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया नहीं गई थी श्रीलंका और वो फाइनल में पहुंच गई थी। 2003 में केनिया नहीं गई थी, केनिया सेमीफाइनल में पहुंच गई थी। सॉलिड ग्राउंड रीजन होनी चाहिए। यहाँ पे अगर सिक्योरिटी का बनाएंगे, सॉलिड ग्राउंड नहीं है। अगर ऑस्ट्रेलिया आ रही है यहाँ पे, न्यूजीलैंड आ रही है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड आ रही है, जो कि बड़े बड़े मोहतात होते हैं पाकिस्तान आने में, अगर वो आ रहे हैं तो सॉलिड ग्राउंड बनाना पड़ेगा इंडिया को। मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मैच क्रिकेट का फाइनल जो था 2011 का था, जिसमें 500 मिलियन ने देखा था श्रीलंका और इंडिया का। उसके बाद जितने मैचेस हुए वो पाकिस्तान और भारत के हुए, चाहे वो मेलबर्न हो, चाहे वो सिडनी हो, चाहे वो प्रिटोरिया हो। तो इतने ज्यादा मैच खेले, पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग फुटिंग में आ सकता है। अगर ये बोल दे कि अगर हमारे नहीं आ रहे तो आईसीसी के लिए पाकिस्तान भी नहीं खेलना चाहता। पाकिस्तान है और इंडिया है तो आईसीसी है। आईसीसी को थोड़ा सा पीसीबी को दिखाना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बात आ जाएगी। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इंडियन फुटिंग की तरह बात करे कि हम भी नहीं खेलेंगे, तो आपकी आईसीसी बिल्कुल बिल्कुल बेकार हो जाएगी, कोई भी नहीं देखने जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान की वजह से ये आप आजमा के देख लें। मैं अगर मेरे हाथ में अगर सारी चीजें होती तो मैं इस फुटिंग पे जाता, क्योंकि बायोलेटरल को मान लेते हैं कि इंडिया नहीं आना चाहता, पाकिस्तान नहीं जाना चाहता। आईसीसी के साइन किया है आपने, सॉलिड ग्राउंड बनाना पड़ेगा इंडिया को। वहां पे जय शाह भी हैं और इंडियन पॉलिटिकल भी बहुत इन्वॉल्व है लोग। अगर इस दफा नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान स्टेप जरूर लेगा आईसीसी को ना खेल के। आप विक्रांत, आप कहें कि अगर पाकिस्तान नहीं मानता हाइब्रिड मॉडल के लिए तो फिर क्या इसका कॉन्सिक्वेंस हो सकता है? नहीं, जो राशिद भाई ने कहा, पाकिस्तान, मैं तो एक साल से कह रहा हूं कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच आप कहते हैं, एक मैच इतना शोपीस मैच होता है, तो वो मैच एक टीम नहीं खेलती है, वो दो टीमें खेलती हैं। वो इंडिया भी खेलता है और उसमें पाकिस्तान भी खेलता है। ठीक है, पाकिस्तान के आपके स्पॉन्सर्स नहीं है, वो फैक्ट है कि 80% रेवेन्यू इंडिया से आता है, बट फिर वो 80% रेवेन्यू आता भी एक मैच के लिए भी है ना। तो वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी अहमियत का अंदाजा पहले होना चाहिए था। अब आई डोंट नो वो क्या रिएक्शन उनका आता है। हालांकि राशिद भाई ने कहा है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी ये बयान आए, और आई थिंक बड़ा लॉजिकल होगा उनका ये कहना कि भाई अगर इंडिया नहीं आ रहा है तो एक काम करते हैं, हम भी छोड़ देते हैं, हम नहीं खेलेंगे। बट फिर होस्टिंग राइट्स, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए इस वक्त जो दिक्कत है, राशिद भाई ने बिल्कुल ठीक बात की। एक आपकी इज्जत पे आ गई बात, साख पे आ गई। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट हो जाती है वो है पैसा। पैसा अगर आप ये कह दें कि जाइए हम भी नहीं खेलते, तो उस इवेंचुअलिटी में अगर मुझे चूज करना है, अगर मैं आईसीसी हूं, मुझे चूज करना है यार मैं इंडिया की तरफ जाऊं या पाकिस्तान की तरफ जाऊं, तो उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, वो इंडिया की तरफ जाएंगे। तो क्या पाकिस्तान वो नुकसान झेलने के लिए तैयार है? यस, एज होस्ट उनका पूरा राइट है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका राइट नहीं है। और यहां पर मैं जो भी बात कर रहा हूं कोई इमोशन से नहीं कर रहा हूं, मैं वो कह रहा हूं जो दिख रहा है, और जो दिख रहा है मैं वो बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से या मैं एक सेंटीमेंट लगा रहा हूं कि नहीं जी नहीं जाना है इसलिए नहीं जाना है। मैं आपको वो बता रहा हूं जो हो रहा है, और जिसको यहाँ पर इंडिया में बैठकर मैं पिछले 5-6 महीने से देख रहा था। और मैंने कई मर्तबा ये कहा भी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वेट ना करे। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतनी एंड तक वेट करता रहेगा तो फिर दबाव उन पर रहेगा, बिकॉज दे आर द होस्ट। ये अगर वो डॉक्टर के पास 4 महीने पहले चले गए होते, 3 महीने पहले चले गए होते, तो शायद आज वो 8 नवंबर को दबाव नहीं होते। आई नो
यस, ये पहली बार ऐसा होगा कि एक आईसीसी टूर्नामेंट है जिसमें होस्ट के हाथ में नहीं है कि भैया मैच कहाँ कराने हैं। ये इस तरह की तो इवेंचुअलिटी हमने कभी देखी नहीं, तो ये पहली बार होगा। अब उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करता है या आईसीसी क्या करता है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर तय है कि आसान नहीं होने वाला है। और इतना आसान भी नहीं है कि यहाँ से कह दिया जाए कि जाओ जाओ हाइब्रिड खेल लो या जाओ जाओ तीसरी कंट्री में करो, ये भी आसान नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के लिए भी आसान नहीं है ये कह देना कि जाइए हम नहीं खेलते। ये जो दो बातें विक्रांत ने की, एक तो ये कि पीसीबी ने लेट किया, उन्हें पहले पता होना चाहिए था, देखना चाहिए था, इसलिए पहले अप्रोच करते बजाय इसके कि जब शेड्यूल अनाउंस होने वाला है उस वक्त। और दूसरा ये जो ज़ाहिर इंडियन क्रिकेट का जो इन्फ्लुएंस है वो नज़र भी आया है माजी में, और उस इन्फ्लुएंस के तहत वो कह रहे हैं कि आखिर में चलेगी वही जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड चाहेगा। देखिए, इसमें एक चीज जो सोचने की है मीडिया के लिए और मेरे लिए जो काम कर रहे हैं इसमें, कि ये थ्रू मीडिया क्यों आ रही है। ये जो खबर कल आई है प्रेस ऑफ इंडिया की तरफ का, ये सॉलिड न्यूज है। ये विक्रांत भाई को भी अंदाजा है कि एजेंसी ऐसे हाथ नहीं लगाती किसी भी खबर के लिए। ये हिंदुस्तान टाइम की है, इंडिया टुडे की खबर नहीं है कि आप सोचो यार किसने दी है। ये सॉलिड ग्राउंड पे ये लीक की गई है, बताया गया है, मैसेज कन्वे किया गया कि आप लोग मेंटली तौर पे तैयार हो जाएं। लेकिन क्या ये खबर थ्रू प्रॉपर चैनल आईसीसी को वो लिख के अगर 1 महीने 2 महीने या 6 महीने पहले लिख के दे देते तो हम जो 14.5-15 अरब जो अपने स्टेडियम पे लगा रहे हैं वो ना होते। और ये चीज अगर पहले कर लेते, पीसीबी को आईसीसी इतला कर देता कि इंडिया ने कहा है कि वो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलना नहीं चाहता, तो ज्यादा हालात बेहतर होते। मीडिया के थ्रू आने से मुझे अभी भी डाउट है। विक्रांत भाई इंडिया में उनको सही पता होगा कि क्या होने जा रहा है, लेकिन मुझे डाउट ये है कि क्यों नहीं उन्होंने आईसीसी को पहले बताया, इतला कर दी कि इंडिया नहीं खेलना चाहती वहां पे। क्या वो, ये सवाल विक्रांत भाई, क्या वो जय शाह का वेट कर रहे थे कि वो एज ए प्रेसिडेंट या चेयरमैन जो भी ओहदा संभाल लें उसके बाद ये चीज बाहर लेके आए? तो ये थोड़ा सा तजाद नजर आ रहा है सारी बातों में। विराट जी, जो राशिद भाई ने आपसे सवाल किया इसका भी जवाब दीजिएगा, और साथ में ये भी कि आपके एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर यहाँ आए, लगा कि कुछ ना कुछ मामला सॉफ्ट हुआ है। क्रिकेट को लेकर इतना सेंसिटिव मामला क्यों है कि दूसरे खेल दूसरों में इतनी सख्ती नहीं है जितना क्रिकेट को लेकर है? नहीं, क्योंकि क्रिकेट सब देखते हैं ना, क्रिकेट की ही बात की जाती है भाई। पाकिस्तान भी तो क्रिकेट डिप्लोमेसी कह रहा है, पाकिस्तान हॉकी डिप्लोमेसी नहीं कह रहा, पाकिस्तान कबड्डी डिप्लोमेसी नहीं कह रहा, वो बैडमिंटन डिप्लोमेसी नहीं कह रहा, वो ही क्रिकेट डिप्लोमेसी कह रहा है। और जब जयशंकर यहाँ से गए थे तो वहां पर शाहजेब भाई ये था कि वो कह के गए थे कि मैं बायलैटरल बात नहीं करने जा रहा हूं, मैं तो भाई उस समिट में जा रहा हूं और उसके अलावा मैंने कोई बात नहीं करनी है। हालांकि उसके बाद ये भी खबरें आई थी कि जी बात हो गई है, उन्होंने कहा जी क्रिकेट कीजिए। अब मैं और आप बात कुछ भी कर सकते हैं, बट देन जब वो फॉरेन मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट लेवल पे आती है तो बात वो गिनी जाती है जो बैठकर आप किताबों में लिखते हैं, जिसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग होते। वैसा कुछ हुआ नहीं, वो तो ये अवॉइड कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद ही तो बीसीसीआई ने, जैसे मैंने कहा ना, कि अनऑफिशियली पूछा गवर्नमेंट से कि क्या हमारे स्टैंड में कुछ चेंज आया है, तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं जी हमारे स्टैंड में कोई चेंज नहीं आया। तो ये गवर्नमेंट लेवल पे है। दूसरी बात जो राशिद भाई ने, सॉरी क्या पूछा था, हाँ वो जय शाह। मेरा तो ये राशिद भाई ये मानना है कि अगर जय शाह 1 दिसंबर को आईसीसी प्रेसिडेंट बन रहे हैं, वो तो आइडियली नहीं चाहेंगे कि उनके बनने के बाद ये आईसीसी पर इतना दबाव आए। मेरा तो ये मानना था कि अब तक शायद वो डिसाइड हो चुका होता, क्योंकि अगर मतलब आप उस चीज को समझें, मैं क्यों चाहूंगा कि जब मैं आईसीसी प्रेसिडेंट बन जाऊं तो मेरे ऊपर बात आए। भाई उससे पहले जब आप बीसीसीआई सेक्रेटरी हैं तो आप तभी रिजॉल्व कर दें। और आईसीसी की भी कमजोरी है, आईसीसी में गोरे बैठकर सिर्फ देख रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना। भाई उनको भी तो प्रीएम्प्ट करनी चाहिए थी ना सिचुएशन, और बीसीसीआई से तो पूछा ही नहीं गया। मैं वही आपको बोल रहा हूं कि अभी तक ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टेक्निकली और ऑफिशियली पूछा लिख के, और ना ही आईसीसी ने पूछा। हर कोई बैठा हुआ था, जैसे मैंने कहा वो ऑस्ट्रिच वाली सिचुएशन थी। हर किसी को लग रहा था कि मैंने मिट्टी में सिर दे दिया, मैं तो हंटर को देख नहीं पा रहा हूं, हंटर भी मुझे नहीं देख पा रहा। तो वो सिचुएशन वो थी। बीसीसीआई यहाँ पर बैठ के आराम कर रहा था, उनको पता था भी जिस दिन ऑफिशियली आएगा, ये तो मैंने 4 महीने पहले बोला था कि जिस दिन ही ऑफिशियली आएगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। और इसीलिए अब देखिए, अब आईसीसी क्या है, आईसीसी ने 3 ऑप्शंस पे क्यों काम किया। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर आईसीसी इतना इंक्लाइंड है कि नहीं नहीं जिसको राइट्स दिए हैं वहीं पर होगा, तो आईसीसी ने 3 ऑप्शंस क्यों बनाए हैं, आईसीसी ने 3 बजट्स क्यों बनाए। भाई वो 2 बना लेते, एक है जी पूरा पाकिस्तान में हो रहा है
एक है जी हाइब्रिड हो रहा है। तो आईसीसी ने तीसरा बजट क्यों बना के रखा हुआ है, तीसरी ऑप्शन क्यों एक्सप्लोर कर रहे हैं? इसका मतलब उनके माइंड में भी पहले से ये चीज थी। और जो राशिद भाई ने कहा, अगर ये पहले हो जाता तो शायद पाकिस्तान अपने स्टेडियम्स पे जो इतना पैसा, हालांकि इसमें भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना वहां पर लेट हुआ है। अगर आप स्टेडियम्स को अपग्रेड कर रहे थे, इंडिया में जब वर्ल्ड कप हुआ था 2011 में, जो इतने बड़े स्टेडियम्स थे, मैं वानखेड़े स्टेडियम की बात कर रहा हूँ या चेपॉक की बात कर रहा हूँ या इवन ईडन गार्डन्स की, वहां पर एक साल तो मैचेस ही नहीं हुए। पूरा एक साल, 1.5 साल वानखेड़े स्टेडियम में मैच नहीं हुए, क्योंकि 1.5 साल लगा उन स्टेडियम्स को रेनोवेट करने के लिए। तो स्टेडियम्स भी 3-3 महीने में रेनोवेट नहीं होते हैं। आपने अगर करना था तो आप थोड़ा पहले कर लेते। अच्छा, पहले करके तैयार रखते, आप शो पीस होता ना। आज इंग्लैंड की टीम आई है, ये देखिए हमारा स्टेडियम, ये देखिए हमारी फैसिलिटी। अब क्या हो रहा है, अब भी स्टेडियम में भी तो देर रेसिंग अगेंस्ट टाइम। आईसीसी की कमेटी जब आई तो उन्होंने कहा जी फलां डेट तक कर देना। तो जो हमने यहाँ पे सुना है, आई डोंट नो कितना एक्यूरेट है, उन्होंने कहा जी फलां डेट तो नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा सा आगे जाएगा। आज ही मैं सुन रहा था तो मोहसिन नकवी साहब ने बोला कि 31 दिसंबर हम कोशिश करेंगे इसको बनाने की। उसके बाद हो सकता है 10-15 दिन थोड़े फाइन ट्यून करने के लिए मिल जाएं। अब ये शादी नहीं है कि मंडप में बना दूंगा, लेकिन थोड़ी सी डिले हो सकती है, बारात को थोड़ी देर रोक लो। ये आईसीसी इवेंट है, और आईसीसी इवेंट में आप कम से कम 10-15 दिन पहले तो स्टेडियम आईसीसी को दे देते हैं, जिसमें सब कुछ वही चलाते हैं। तो आपको आइडियली ये करना चाहिए था। ये 3 महीने रह गए हैं जी, ये लो जी हमारे स्टेडियम तैयार है। वहां पर भी थोड़ी सी जरूर मुझे लगता है कैलकुलेशन हुई। और इस सूरत में राशिद साहब क्या करना चाहिए, या आपने बताया क्या होगा प्रैक्टिकली अमली तौर पर? क्रिकेट को आप देखते हैं करीब से, मामला देखे हुए आपने बोर्ड के, होगा क्या? अब क्या आपको लग रहा है क्या होगा? देखिए, आईसीसी अगर ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कहता है कि अगर बीसीसीआई आने के लिए तैयार नहीं है, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। मोहसिन नकवी साहब को आज सुना था, उनका सॉलिड स्टांस था कि हम हाइब्रिड में नहीं जाएंगे, हम अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे, जो गवर्नमेंट बोलेगी उसके बाद हम डिसीजन करेंगे। पीसीबी फिर बीच में से माइनस हो जाती है और बीसीसीआई भी माइनस हो जाती है। ये दोनों गवर्नमेंट के हाई लेवल की बात होगी, उसके बाद पाकिस्तान हुकूमत डिसाइड करेगी कि वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेले या ना खेले। बहुत शुक्रिया रजीद तजिया, आपने सुना। देखते हैं कि इस हवाले से क्या पेशरफ्त होती है। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबरों की तफसीलात आप ध्यान रखेंगे ब्रेक के बाद। इस दफा ये फैसला कुन जंग के लिए हम निकलेंगे तो अपने घरों में हम बता के निकलेंगे। अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना, क्योंकि अब हमें समझ आ चुकी है कि शराफत से, इज्जत से, कानून के मुताबिक इस मुल्क पे हक नहीं मिलता। अब हम एक फाइनल टाइमर बना रहे हैं जिसके अंदर हम मीटिंग करके करारदाद पास करेंगे अवाम को बुला के, और करारदाद पास करने के बाद आगे हमने एक फाइनल मार्च करनी है, फैसला मार्च। इस दफा पूरा पाकिस्तान निकले, एक ही दफा निकले और जान छुड़ाओ यार, चाहे कुछ भी हो जाए। इस दफा सर पर कफन बांध के निकलेंगे। तहरीक इंसाफ कल सवाबी में जलसा करने जा रही है और ऐलान कर रही है कि कल के जलसे में हतमी लाएअमल का ऐलान किया जाएगा और इमरान खान और दीगर कैदियों की रिहाई का प्लान दिया जाएगा। खुद इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले एक्स पर पैगाम जारी किया है कि सवाबी के जलसे में आइंदा के लाएअमल का ऐलान करेंगे, जबकि इस जलसे और नई हिकमत अमली के हवाले से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मुसलसल ऐलान कर रहे हैं कि अब एक ही दफ़ा फैसला कुन जंग के लिए निकलेंगे, सर पर कफन बांध कर निकलेंगे और अपना हक मिलने से पहले घरों को वापस नहीं लौटेंगे। और इमरान खान भी ये वाजे कर चुके हैं कि सारी पार्टी, बिलखुसूस पार्टी क़यादत, एहतजाजी तहरीक की तैयारी करे। एहतजाज की क़यादत तहरीक इंसाफ की ज्वाइंट लीडरशिप करेगी। जो टिकट होल्डर या अहदेदार एहतजाज में शिरकत नहीं करेगा उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं है, ये इमरान खान हिदायत कर चुके हैं और ना ही उसे अगले इलेक्शन में टिकट देंगे, ये भी कह चुके हैं। इसके अलावा आज इमरान खान से मुलाकात के बाद इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कल के जलसे के हवाले से उनका पैगाम देते हुए कहा कि इमरान खान ने अपने MNAs, MPAs और वुकला सबको निकलने का कहा है, अब सड़कों पर ही फैसले होंगे। वो कह रहे हैं इमरान खान के उनके टिकट होल्डर्स, उनके MNAs, उनके MPAs और सब वकला इस तहरीक में, और सारे पाकिस्तानियों को इमरान खान ने कॉल दिया है कि अब आपको अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। कल सवाबी में इसी के लिए तहरीक हो रही है। उन्होंने ये भी बताया कि कल 9 तारीख को अगला लाए अमल दिया जाएगा। इमरान खान ने कह दिया है कि ये आइंदा के लिए ये सड़कों पे ही हल होंगे, क्योंकि हमारे पास कोई फोरम नहीं रह गया जिसके ऊपर जाकर हम इंसाफ मांग सकें, और ना ही हमारी अवामी इदारे हैं जहाँ पे, या हमारी नेशनल असेंबली है जहाँ असेंबलियाँ हैं, ना वहाँ पे हमारे नुमाइंदे हैं और ना ही इस वक्त हमारी अदलिया आज़ाद है। तो इसके लिए अब फैसला सड़कों पे होगा।
जबकि तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा है कि इस तरह की कॉल हमने पहले नहीं दी। कल के जलसे में इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए जो तारीख दी जाएगी वो ज़्यादा दूर नहीं होगी। इस तरह की कॉल पहले नहीं हुई। पहले हम जलसे करते रहे हैं, ऐसी एक्टिविटी करते रहे हैं जिसपे जो हमारे सियासी वर्कर हैं वो आते रहे हैं। अब हम पूरी कौम को कॉल दे रहे हैं। कौम ने निकलना है, हमें यकीन है कौम निकलेगी बाहर। इसके बाद हमसे या आपसे मुझसे गिला नहीं कर सकेगी कि हमें कॉल क्यों नहीं दी। क्या एक्सपेक्टेड है कि कल जी ऐसा ही तारीख है इस्लामाबाद में जलसे की या एहतजाज की, वो अनकरीब होगी या इसमें वक्त लगेगा भी? नहीं, वो बहुत दूर नहीं होगी, बिल्कुल दूर नहीं होगी। इसका ऐलान हम कल करेंगे। आपको क्यों उम्मीद है सड़कों पर निकल के आप इमरान खान को रिहा करवा लेंगे? ये रास्ता तो बहरहाल अदालतों से ही निकलना है ना। पहले तो हम ट्रायल कोर्ट की हद तक रोते थे, अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तमाम को मगलूब किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के नाम पे ऐसे जजों को अब मुकर्रर किया जाएगा चुन चुन कर, जो अदलिया की आजादी नहीं, अदलिया की महकूमी की अलामत बनेंगे। तो आप अदालतों को खुदा के लिए भूल जाइए। अब एक तरफ कल सवाबी में पीटीआई का अहम जलसा होने जा रहा है जिसके लिए पार्टी पुरजोश नजर आ रही है, मगर दूसरी तरफ आज कोयटा में पीटीआई का जलसा होना था मगर सिक्योरिटी वजूहात को जवाब बनाकर जिला इंतजामिया ने जलसे की इजाजत नहीं दी और जलसा गाह जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए, कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। लेकिन पीटीआई की सूबाई क़यादत दावा कर रही थी कि जलसा हर सूरत में होगा। पीटीआई के कारकुन जलसा गाह जाने की कोशिश करते रहे और इस दौरान उनका पुलिस से तसादुम भी हुआ, जिस पर पुलिस की जानिब से पीटीआई के कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग और लाठी चार्ज भी किया गया, जबकि पीटीआई के कारकुनों की तरफ से पुलिस पर पथराव किया गया। मगर कल सवाबी में होने वाले जलसे की सूरत हाल इसलिए मुख्तलिफ होगी क्योंकि सूबे में पीटीआई की अपनी हुकूमत है, इसलिए जलसे में रुकावटें खड़ी करने का इम्कान नहीं होगा। तहम इस अहम मौके पर खैबर पख्तूनख्वा से ही ताल्लुक़ रखने वाले पार्टी क़यादत में इख्तलाफात मज़ीद बढ़ गए हैं। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर और पार्टी के सीनियर रहनुमा आतिफ खान के दरमियान तनाज़ा संगीन होता जा रहा है। आतिफ खान को सूबाई एंटी करप्शन की तरफ से नोटिस भेजने पर वो नाम लिए बगैर अलीमीन गंडापुर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिस पर एक ऑडियो में अलीमीन गंडापुर ने आतिफ खान को सख्त जवाब देते हुए कहा कि ना मैं इतना फारिग हूँ और ना ही आप इतने अहम हैं। ये ऑडियो सामने आने के बाद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक से बात करते हुए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इमरान खान ने पार्टी क़यादत को इख्तलाफात ख़त्म करने की हिदायत की है। पार्टी में ज़ाती तनाज़ात होते हैं और ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। अब इस सूरत हाल में कल सवाबी में पीटीआई जलसा करने जा रही है और दावा कर रही है कि इस जलसे में हतमी लाएअमल का ऐलान कर दिया जाएगा। अंदर की कहानी क्या है, सूरत हाल पर बात करेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शिराजी हमारे साथ बने। बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर पीटीआई बता नहीं रही है क्या करेंगे, मगर उनकी किसी से भी उम्मीद नहीं है, वो आला अदलिया से भी कह रहे हैं कि कोई उम्मीद नहीं है। ऐसा क्या अनाउंस करने जा रहे हैं, अंदर की बात क्या है जो आपने पता की है, जिसके लिए वो ज़ाहिर उसको क्लियर तो नहीं कर रहे हैं मगर कल का इंतजार किया जा रहा है? देखिए, पीटीआई की सीनियर क़यादत ये दावा कर रही है कि वो एक हिकमत अमली से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस मरतबा हमें स्ट्रेटजी बदलती हुई नज़र आ रही है। इस मरतबा एक ही मरतबा वो अपनी तवानाइयाँ खर्च करने के बजाय स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़ेंगे और हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि दिसंबर के पहले हफ्ते में इस हवाले से ऐलान किया जाएगा कि वहाँ इस दौरान आगे बढ़ें, इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा, फिर धरना होगा। इसके पीछे पार्टी ये समझती है कि तमाम अपने इत्तेहादियों को भी मुशावरत में शामिल किया जाए। आपको एक और बात बताऊं कि गुज़िश्ता 1.5-2 माह से हम ये देख रहे हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत हमें उस तरह एक्टिव नज़र नहीं आ रही और पीटीआई की क़यादत ये समझती है कि इस दौरान वो अपोजिशन इत्तेहाद को भी मुशावरत में शामिल करते हुए पूरी अपोजिशन की स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये वक्त उसके लिए दरमियान में होगा जिसमें अपोजिशन इत्तेहाद को भी शामिल किया जाएगा और मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकज़ई को भी इसमें शामिल किए जाने के इम्कानात भी हैं कि उनको भी शामिल किया जाए तो आगे बढ़ा जाए। एक और मामला ये कि बानी पीटीआई के हवाले से कोशिशों पर भी इस वक्त पार्टी के अंदर शदीद इख्तलाफात हैं। कुछ इस तरह के कि पार्टी की जो खैबर पख्तूनख्वा से क़यादत है वो बाज़ हलकों के साथ रब्ता करती रही और कोशिश करती रही कि मुराद सईद के कम बैक की बात की जाए और मुराद सईद के हवाले से वो ये कोशिश करते रहे कि जिस तरह हमाद अज़हर लाहौर हो गया, इस्लामाबाद या KPK में जलसे करते हैं तो वो जलसे में आते हैं, तकरीर करते हैं, चले जाते हैं। इसी तरह मुराद सईद के लिए भी कुछ सेफ रास्ता बनाया जाए ताकि उनके लिए भी आसानी से वापस पार्टी के अंदर जगह बन सके। तो ये इसके लिए कोशिशें की जा रही थी। तो पार्टी के अंदर से भी ये आवाज़ें उठ रही हैं कि बानी पीटीआई के लिए इस तरह की कोशिशें हों और ये जो सवाबी जलसा हो रहा है इसके लिए आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि जो ताकतवर इदारे हैं, पार्टी कह रही है कि जिस तरीके से हम्माद अजहर को जलसों में आने की वो इजाज़त देते हैं उस तरीके से मुराद सईद को भी दें और पार्टी ये भी कह रही है उसी किस्म की कोशिशें इमरान खान के लिए भी हों।
जी, पार्टी यही समझती है और इसीलिए ये जो सवाबी जलसा होने जा रहा है, इसके लिए बानी पीटीआई से मुशावरत और हतमी फैसले के लिए शेख वकास अकरम, असद कैसर और अपोजिशन इत्तेहाद, जो कि गुज़श्ता चंद हफ्तों से इस बात पर नाराज़ भी था, वो आपको बता देता हूँ, वो हतमी फैसले के लिए बानी पीटीआई के पास गया, उन्हें मिलने नहीं दिया और हत्ता कि शेख वकास अकरम की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे और वो चक्री से वहाँ से दूसरा रास्ता इख्तियार करते हुए अपोजिशन लीडर शिबली फराज की गाड़ी में वहाँ से निकल गए। और ये जो अपोजिशन इत्तेहाद की नाराज़गी है वो ये है कि अपोजिशन इत्तेहाद इस दौरान इसलिए पीटीआई से राब्ते में नहीं था गुज़श्ता 1.5 माह में, वो ये समझता है कि पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से उन पर कहीं इल्ज़ाम ये ना लग जाए कि वो इस इख्तलाफ का सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहता है, लिहाजा महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा नाजा नासिर अब्बास और इसके अलावा अख्तर मेंगल और दीगर जमातें बैक एंड पे थी। और अब ये बताया जा रहा है कि सवाबी जलसे में जो हतमी तारीख दी जाएगी उससे कबल पीटीआई के सीनियर क़यादत बशमूल असद कैसर अपोजिशन इत्तेहाद के साथ मुशावरत करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसमें महमूद खान अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात के बाद इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अगले हफ्ते ही कुछ इस पर पेशरफ्त की जाए, जिसके बाद ही इस्लामाबाद की तरफ बढ़ा जाए। लेकिन अभी तक सवाबी जलसे के हवाले से पीटीआई के जो सीनियर क़यादत है वो ये कह रही है कि ये सिर्फ जलसा होगा, इसमें आगे इस्लामाबाद की तरफ मार्च करते हुए अपनी तवानाइयाँ सर्फ नहीं की जाएंगी, बल्कि सिर्फ डेट दी जाएगी और अपने वर्कर्स को मोबिलाइज करने का कहा जाएगा। बहुत शुक्रिया हैदर शराजी, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने और चीफ जस्टिस याया अफरीदी के ओहदा संभालने के बाद सुप्रीम कोर्ट से अहम खबरें आने का सिलसिला जारी है। आज भी चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत 2 बड़े इजलास हुए हैं, जिनमें से एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और दूसरा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ है। दोनों इजलासों के एलामिये जारी किए गए हैं, जिनमें से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एलामिये में जजिस के खिलाफ शिकायत, जजिस के कोड ऑफ कंडक्ट और खास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजिस के खत के हवाले से अहम निकात हैं। एलामिये में कहा गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन और चीफ जस्टिस याया अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ ने शिरकत की। काउंसिल ने मुख्तलिफ एजेंडा आइटम्स पर गौर किया, जिनमें काउंसिल के रूल्स बनाना और सेक्रेटेरिएट कायम करना भी शामिल है। इसके अलावा काउंसिल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजिस का खत और आइन के आर्टिकल 209(8) के तहत जजिस के कोड ऑफ कंडक्ट में तरामीम का मामला भी ज़ेर बहस आया। इस सिलसिले में काउंसिल ने मुख्तलिफ ऑप्शंस और तरीकों पर गौर किया और यह तय किया कि इस मामले पर मुशावरत का दायरा मजीद वसी किया जाएगा, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट जजिस के साथ साथ मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान पर भी लागू होता है। काउंसिल ने यह मामला अगले इजलास में दोबारा उठाने का भी फैसला किया है। एलामिये के मुताबिक काउंसिल ने आइन के आर्टिकल 209 के तहत मुख्तलिफ लोगों की जानिब से जजिस के खिलाफ दायर की गई 10 शिकायतों का जायजा लिया और यह करार दिया कि शिकायत कुनंदगान ने कोई ठोस शवाहिद पेश नहीं किए हैं, लिहाजा काउंसिल ने इन शिकायत को मुस्तरद कर दिया है। काउंसिल ने यह तय किया है कि मुस्तकबिल में हर महीने इजलास मुनक्किद किया जाएगा ताकि बैकलॉग को तेजी से ख़त्म किया जा सके। फजूल शिकायत की सूरत में शिकायत कुनंदगान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। रमसाल 26 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजिस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था, जिसमें अदलिया में खुफिया इदारों की मुदाखलत का इल्ज़ाम आयद किया गया था। जजिस ने इस मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रहनुमाई मांगी थी। वफाकी हुकूमत की जानिब से मामले की तहकीकात के लिए साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन कायम किया गया था। ताहम जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी ने कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली थी, फिर इस मामले पर कोई खातिर ख्वाह पेशरफ नहीं हुई और चीफ जस्टिस काजी फईद से रिटायर हो गए। और फिर खत लिखने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजिस ने चीफ जस्टिस याया अफरीदी के हल्फ उठाने के अगले ही दिन उनसे मुलाकात भी की, जिसके बाद आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में यह मामला ज़ेर गौर आया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बाद आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास भी हुआ, जिसमें सिंध हाई कोर्ट में आइनी बेंचेस के जजिस नामजद करने के एक नकाती एजेंडे पर गौर हुआ और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी की तजवीज़ से इत्तफाक करते हुए कमीशन ने मुत्तफ़िका तौर पर 24 नवंबर तक सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजिस को आइनी मुकदमात सुनने का इख्तियार दे दिया है, जबकि कमीशन का अगला इजलास अब 25 नवंबर को होगा। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक आज जुडिशल कमीशन के इजलास में शिबली फराज ने शिकवा करते हुए कहा कि हम तो जी दहशतगर्द हैं। इस पर इजलास के बाद वज़ीर कानून से सहाफ़ी ने सवाल किया कि सुना है कि इजलास में दहशतगर्दी का भी जिक्र हुआ है। इस पर वज़ीर कानून आज़म रज़ीद तारा ने कहा कि ऐसे ही हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू हुई थी, आप शरारत कर रहे हैं। जबकि नून लीग से जुडिशल कमीशन के रुकन शेख आफ्ताब ने कहा कि शिकायत नहीं की गई बल्कि खुशगवार माहौल में गपशप हुई।
दहशतगर्दी का भी आज जिक्र हुआ उसमें इजलास में आए हुए थे। नहीं ऐसे लाइटर साइड पे आप शरारत कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आपके पीटीआई के दोस्तों ने आज सुना है, कोई शिकायत की है कि जी हम तो दहशतगर्द हैं। नहीं जी, वो तो बहुत अच्छे शहरी हैं इस मुल्क के, मैं तो उन्हें बड़ा अच्छा समझता हूँ। खुशगवार मूड में गपशप लगा रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं है। मजाक कर रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं है। हम तो उन्हें बड़ा अच्छा शहरी समझते हैं। तो इसके चीफ साहब ने नहीं मतलब वो इतने लाइटर मूड में थे कि उसको किसी ने सीरियस लिए ही नहीं है, बड़े लाइटर मूड में थे। हम आज सुबह जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले कमीशन के रुकन और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा था कि अलमिया ये है कि हम जुडिशल कमीशन के रुकन भी हैं और दहशतगर्दी के मुलजिम भी हैं। फराज साहब लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन सेनेट में और बैसियत मैं खुद लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन कौमी असेंबली में हम लोग यहाँ पे पेश हो रहे हैं और हम पे दहशतगर्दी के पर्चे भी हैं और अलमिया ये कि हम लोग दोनों जुडिशल कमीशन के मेंबर भी हैं। और अब ये अलमिया देखें कि दहशतगर्दी के पर्चे भी हैं और जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं, जहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसको हेड कर रहे हैं। इंतजाद यहाँ पे देखें। इसके अलावा 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का सिलसिला भी जारी है। एक आम शहरी के अलावा जमात इस्लामी, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, बलूचिस्तान बार काउंसिल और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस तरमीम को चैलेंज कर रखा है, जबकि आज अख्तर मेंगल, फहमीदा मिर्जा, मोहसिन दावड़ और मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने बैरिस्टर सलाहुद्दीन के तवस्सुस से 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर दी है। बीएनपी के सरबराह अख्तर मेंगल ने उनकी जमात के 2 वोट चोरी करने पर जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया है और मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि 1 वोट की बरतरी से की गई तरामीम उनके 2 वोटों पर डाका डाले बगैर मुमकिन ही नहीं थी। पटिशन में खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात न होने की वजह से सेनेट के नामुकम्मल होने पर भी सवाल उठाया गया है और मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि पार्लियामान के अंदरूनी रूल्स के खिलाफ और मायनी खेज़ बहस के बगैर जल्दबाजी में की गई तरामीम जमहूरी उसूलों के मुनाफी हैं, लिहाजा आईनी तरमीम को अदलिया की आज़ादी और आईनी ढांचे से मुतसादिम होने पर ख़त्म किया जाए। जबकि इससे पहले 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी चीफ जस्टिस याया आफरीदी को तहफ़्फ़ुज़ात पर मबनी एक ख़त लिख चुके हैं, जिसमें 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के लिए फुल कोर्ट की कॉज लिस्ट जारी करने का मुतालबा किया गया था। ख़त में दोनों जजेस ने चीफ जस्टिस को मुखातिब करके लिखा था कि जैसा कि आप जानते हैं कि हम दोनों ने 31 अक्टूबर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी ताकि हाल ही में की जाने वाली 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया जा सके। मामले की फौरी नोयत को देखते हुए हमने मुतालबा किया था कि कमेटी का इजलास उसी रोज़ फौरी तौर पर बुलाया जाए। हमारा ये अमल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुताबिक था, ताहम इसके बावजूद कमेटी का इजलास नहीं बुलाया गया और मामले की फौरी नोयत के पेश नज़र हमने कानून के मुताबिक उसी दिन कमेटी का इजलास बुला लिया। कमेटी का फैसला आप तक उसी दिन पहुंचा भी दिया गया था और कानूनी हैसियत का हामिल है, जिसमें कहा गया है कि 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त को समाअत के लिए फुल कोर्ट के सामने लगाया जाए और समाअत 4 नवंबर के लिए मुकर्रर की जाए। हमें इस पर बहुत गहरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अफसोस है कि इन आईनी दरख्वास्तों के हवाले से 4 नवंबर के लिए कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई। कमेटी का फैसला बरकरार है और उसे कानूनी हैसियत दी जानी चाहिए। इसलिए हम ये मुतालबा करते हैं कि इन आईनी दरख्वास्तों को इसी हफ्ते फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और इस हवाले से कॉज लिस्ट जारी की जाए। कमेटी के माजी के फैसले की रूह से कायम होने वाली रिवायत के मुताबिक रजिस्ट्रार को हिदायत की जाती है कि वे 31 अक्टूबर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करें। यानी सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस चीफ जस्टिस से ये मुतालबा कर चुके हैं कि उन्होंने जो फुल कोर्ट तश्कील दिया है उसके लिए कॉज लिस्ट जारी करके 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, मगर चीफ जस्टिस का इस पर अभी तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर और 12 नवंबर के लिए आज जजेस का जो रोस्टर जारी किया है उसमें 11 नवंबर और 12 नवंबर के लिए मजमूई तौर पर 7 बेंचेस तश्कील दिए गए हैं, मगर उसमें भी फुल कोर्ट का कोई जिक्र नहीं है। ब्रेक शामिल करते हैं और खबर आपके सामने रखेंगे। FBI इस माली साल के 4 माह में अपना टैक्स हदफ हासिल नहीं कर सका है। अगली किस्त देने से पहले जायजे के लिए IMF का वफ़द अगले हफ्ते पाकिस्तान में होगा और मुज़ाकरात होंगे और सवाल उठ रहा है कि हुकूमत IMF से तय किए गए टारगेट पूरे करने के लिए क्या मिनी बजट लाएगी या खर्चों में कमी करके IMF को मुतमईन करेगी। आज वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मुल्क एहतियात से नहीं चलते, टैक्सों पर चलते हैं। हर किसी को टैक्स देना होगा। FBR को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज किया जाएगा। पाकिस्तान का ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी डेफिसिट है। IMF स्टॉक टेकिंग के लिए आ रहा है। हम मुआहिदा कर लेते हैं फिर शराइत पर अमल दरामद नहीं करते। आइंदा हफ्ते IMF को तमाम हक़ाइक़ बता दिए जाएंगे। IMF वफ्द को रिटेलर्स से टैक्स वसूली में पेशरफ से आगाह करेंगे। उन्हें बताएंगे कि टैक्स वसूली का कितना हदफ था और कितना वसूल किया। रिटेलर्स से दरख्वास्त है कि हमारे साथ मिलकर चलें। उन्होंने मज़ीद कहा कि सूबों से कौमी मालियाती मुआहदे से आमदनी को बढ़ाया और अखराजात को कंट्रोल किया जाएगा। सेफ डिपॉजिट को बार बार रोल ओवर करवाना ना आसान है, ना हर कोई करता है। हमें दोस्त ममालिक से सरमायाकारी लाने की ज़रूरत है। CPEC फेज़ 2 में बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी होना है।
हमारी कोशिश है कि बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी बरामदी शोबे में आए PIA की दोबारा निजकारी की जाएगी। हुकूमत PIA को रख नहीं सकती है। वजारतें तमाम हुकूमती मिल्कियती इदारों को स्ट्रेटेजिक करार देती हैं। हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी की जाएगी। जबकि द न्यूज़ में मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक मिनी बजट की सूरत में मुख्तलिफ सेक्टर्स पर टैक्स रेट बढ़ाने के 7 प्रपोजल्स तैयार हैं, मगर FBR हुकूमत को यही मशवरा देगा कि टैक्स रेट ना बढ़ाया जाए, क्योंकि महंगाई में कमी और मुआशी सरगर्मियों के बेहतर होने के बाद रिकवरी बेहतर होने के इम्कानात हैं। एक तरफ ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ अक्टूबर की तरसीलात ज़र के आदाद शुमार आज आ गए हैं और इनके मुताबिक तरसीलात ज़र 3.05 अरब डॉलर्स रही, जो कि अक्टूबर के महीने का रिकॉर्ड और पिछले साल अक्टूबर में भेजी गई तरसीलात ज़र से 24% ज़्यादा है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।